अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में, बल्कि इस खिते में, पूरी दुनिया में इस वक्त एनवायरनमेंट चेंज का एक बड़ा चैलेंज है। आज हम मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं, उसकी वजह भी एनवायरनमेंट है। अगर हम अपने एनर्जी को देखें, डिज़ास्टर को देखें, सैलाब को देखें, दीगर चीज़ें जो हैं उसकी बेसिक वजह जो है वो जो है क्लाइमेट चेंज है। दुनिया पूरी को मुतासर कर रही है। और फिर दूसरा इशू है जेंडर का। ये सारी चीज़ों के हवाले से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। इसमें माहिरीन मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बरसगीर पाक व हिंद, सार्क और दुनिया के नुमाइंदे शामिल हैं। नाज़रीन, उन्हीं से बातचीत करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज के हवाले से, जेंडर के हवाले से उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें मसाइल हैं, पानी का, हम देखते हैं कि एनर्जी का, फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सूरतें पैदा होती हैं जिसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। क्या करना होगा हमें ताकि हम इस पे काबू पा सकें? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो अवेयरनेस ना, और ख़ास तौर पे हमारे देही इलाकों में, शहरी इलाकों में भी बहुत मतलब इस चीज़ की कमी है, लेकिन ख़ास तौर पे देहात के हवाले से, चूँकि उन पे असरात जो क्लाइमेट चेंज के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जी। चाहे हम अभी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के हवाले से बात करें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कैद साली का शिकार हो रहे हैं। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बारिशें जहाँ पे बहुत कम होती थी और बारिशें वहाँ पे बहुत ज़्यादा और इस वक्त पे हो रही हैं कि वो बजाय फ़ायदे के नुकसान कर रही हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं जी हमारे पूरे माहौल पे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और ख़ास तौर पे जो लोगों के पास जाना और लोगों को एक मुनज़्ज़म करना इस सिलसिले में मैं अपने अदारे के बारे में बात करूंगा कि नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम और बाकी भी जो रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम्स हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से गांव-गांव में वो तंजीम साजी हमने कर रखी है। तो उन तंजीमों के ज़रिए ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो भी ये जो असरात आ रहे हैं, तो ये उनको अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है जी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तब्दीली हो रही है ख़ासतौर पे क्लाइमेट चेंज की, उसके आपके हर तरह के जितने भी आपके इकनॉमिक पर्टिकुलर सेक्टर उसके ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसको मिटिगेट किस तरह से करना है, नेशनल पॉलिसी जो है, एक्शन प्लान जो है इसका क्लाइमेट चेंज का, उसके अंदर जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस की अभी तक बात नहीं हुई थी। आज आई एम वेरी हैप्पी कि इसके ऊपर बात हो रही है और इसके ऊपर जेंडर जो है सेंसिटाइज होगा। और रिस्पॉन्सिवनेस, अभी आपको पता है एक रीसेंट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, जिसने आपसे ये कहा है कि आप सिर्फ एक मुल्क से बेहतर हैं, अफगानिस्तान से। इट इज़ वेरी कंसर्निंग, वेरी मच कंसर्निंग फॉर मी एज़ वेमेन आल्सो एंड एज ए पाकिस्तानी। सो उस पर रिस्पॉन्सिवनेस और ख़ास तौर पे जो उस पर रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और मैं समझती हूँ कि रिपोर्टिंग का कोई गैप उस रिपोर्ट में ज़रूर हुआ है। और ये रिपोर्टिंग में इस तरह के सेमिनार, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हेल्प करेंगी। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और इसको एक नेशनल लेवल के ऊपर, और एक मैं ये कहती हूँ कि जो आपका फूड सिक्योरिटी है वो इससे जुड़ी हुई है। और डू नॉट वेस्ट फूड का एक ज़रूर इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए नेशनल लेवल के ऊपर। मौसमियाती तब्दीलियाँ इस तरह से हो रही हैं कि एक तो बेसिक सीजन्स चेंज हो रहे हैं और सीजन्स के अंदर भी तब्दीली आ रही है। कि फ़र्ज़ करें गर्मियों का मौसम है या मानसून है, तो उसमें इतनी वेरिएशन है कि कभी तो बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है, और दूसरा ये कि बाज़ जगह बिल्कुल खुश्क हो जाता है। अब उसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जिन जगहों पे बारिशें होनी चाहिए, जैसे रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ नहीं हो रही हैं, और अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा हो रही है। यानी शहरों के अंदर हादसात ज़्यादा हो रहे हैं, शहरों के अंदर फ्लडिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गर्म होके जब सिटीज़ के अंदर से, अर्बन एरिया से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो बारिशों का रुझान ज़्यादा उधर हो जाता है। तो इसलिए से हमें इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। अभी इसको हमने प्रायोरिटीज़ पे रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो आज की कॉन्फ्रेंस जिसमें हम हैं कि जेंडर के हवाले से, कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, ख़वातीन के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इफ़ेक्ट हो रहा है। ये जो जंगली हयात है उसको क्या ख़तरात लाहक है? जी, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जैसे हीट वेव्स आई तो फॉरेस्ट फायर्स बहुत होती हैं, और फॉरेस्ट फायर से जितना इंसान इफ़ेक्ट हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ मुतासर हो रही है।
हम लोग, क्योंकि मैं खुद फॉरेस्टर हूँ, तो फॉरेस्ट्री के लोग हैं, तो हमें बहुत ही दुख होता है जब जलते हुए हिरन निकल रहे होते हैं, स्नेक्स निकल रहे होते हैं, बर्ड्स जो हैं उड़ रहे होते हैं, और ये फॉरेस्ट फायर की वजह से तो बहुत ज़्यादा डैमेज, मतलब किलिंग हो रही है, और बाकी उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है। मतलब जो जानवर जिस जगह रहने का आदी है, अगर वहाँ पे वो क्लाइमेट, वो सीज़न नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिरी बात है दे हैव टू शिफ्ट टू अदर्स। तो जैसे एग्रीकल्चर जो है वो शिफ्ट हो रही है हायर एटीट्यूड की तरफ, मतलब जो फसल जिस मौसम में लगती थी, अगर मौसम नहीं मिल रहा तो वो उस रीजन में चली जाती है, मूव हो जाते हैं, जहाँ पे अपर साइड पे, जैसे अगर कागान नारायण साइड पे नहीं होती गंदम, तो मे भी जब वो भी हीट वेव सब जगहों पे बराबर होने लगेगी, वेरिएशन कम हो जाएगी, तो वो फसलें वहाँ होने लगेंगी और यहाँ नीचे से ऊपर आ जाएंगी, या डेजर्ट एरिया से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो एक तो ये है, और वाइल्ड लाइफ का ये है कि वाइल्ड लाइफ भी इसी तरह से, इसी पैटर्न पे, जितना टेम्परेचर किसी जानवर को चाहिए वो वैसे ही हैबिटेट में रहना चाहता है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो वो वाइल्ड लाइफ भी, उसका हैबिटेट भी चेंज हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर से बहुत डेथ्स होती हैं। हम इंसानों की तो रिपोर्ट करते हैं और हम एम्पैथी भी रखते हैं, बट वी डोंट नो कि जानवर कितने ख़राब हो रहे हैं, बर्ड्स कितने जल रहे हैं, और जलते हुए जब निकलते हैं, हमारे पास वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि हम इन हैं इस सब्जेक्ट में, हम पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि ये वाइल्ड लाइफ ही हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि हुकूमत है, इदारे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट हैं, वो तो सब अवेयरनेस तभी देंगे जब आपको मौका मिलेगा और उसको उजागर करेगा मीडिया। इसमें मीडिया के किरदार को कैसे देखें? जी, मीडिया को बहुत प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और मीडिया से जितना कि क्वालिटी टाइम दिया जा रहा है पॉलिटिक्स को और चीज़ों को, अगर कुछ हिस्सा भी उसका क्लाइमेट चेंज की इमर्जिंग सिचुएशन पे दिया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी तो लोग इसको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे, फॉरेस्ट बिल्कुल ही लो प्रायोरिटी पे चला जाता है, चीज़ें प्रायोरिटी पे, एनवायरनमेंट प्रायोरिटी पे नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर हम अभी से नहीं केयर करेंगे, अभी से हम एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग में चीज़ों में नहीं डालेंगे, तो ये बहुत मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा परेशान कुन हैं, जो कि हमें साइंटिस्ट को तो नज़र आते हैं लेकिन आम लोगों को नहीं नज़र आ रहे। तो मीडिया को थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ में या प्रोग्राम्स में थोड़ा डालना चाहिए, कुछ बड़ों के प्रोग्राम्स में डालना चाहिए, कुछ साइंटिस्ट के फोरम डिस्कस होने चाहिए जिसमें सबको बिठा के आम ज़ुबान में हम लोग, जैसे मैं अभी बिल्कुल आम ज़ुबान में समझा रही हूँ चीज़ों को, तो इस तरह हम समझाने की कोशिश करें आम आवाम को कि वो किस तरह से आने वाले हालात से पहले हम इसको करें। मौसमियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा शदीद हो गया है। इसकी शिद्दत इसलिए हो गई है कि आपके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं। अभी आप ये देखें कि गर्मी का दौरानिया कितना बढ़ गया है। सर्दी अगर उसका आता दौरानिया, हमारे बचपन में अगर आपको याद होगा तो हम अप्रैल तक छोटा सा हल्का सा स्वेटर पहना करते थे, लेकिन अब जो है शदीद जो है वो गर्मी का स्पैन भी बढ़ गया है, और अगर सर्दी आती है तो उसको दौरानिया बहुत कम है लेकिन उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। एक इसकी बड़ी वजह जो है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमने एजुकेशन और उनकी तरबियत के ऊपर तवज्जो नहीं की है कि उन्होंने किस तरह इसको एक सस्टेनेबल वे में क्लाइमेट को लेके चलना है और अपनी अप्रोचेस को पॉजिटिव जो है वो करना है। क्योंकि हम अगर आप सॉलिड वेस्ट को ही देख लें तो आपके घर घर में डस्टबिन लगने के बावजूद क्या होता है कि हम उस डस्टबिन के अंदर कूड़ा नहीं डालते हैं, डस्टबिन के बाहर। हम इतनी तकलीफ़ नहीं करते हैं कि वो कूड़ा जो हमने इकट्ठा करके किया है ड्रम के अंदर डालते हैं, हम हमेशा उसके ड्रम के साइड के ऊपर रख जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, हर बंदा इंडिविजुअली ये छोटी छोटी सी हरकतों से अगर बाज आ जाए और वो सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करना शुरू हो जाए, तो मेरा ख़्याल है कि कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा जो है इसका इम्पैक्ट आएगा। अब पाकिस्तान जो कि डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर मज़ीद हालात जो है वो अबतर इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगी कि मैं यूथ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, उनके बड़े मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ उनके बारे में कि यूथ को अगर थोड़ी सी भी डायरेक्शन दे दी जाए तो वो हालात को कहीं से कहीं जो है वो बदल के रख सकते हैं।
ان کی اپروچز کیونکہ وہ بہت ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے ہیں. تو یوتھ کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, ان کو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ لائن آف ایکشن دینا ضروری ہے, اور وہ لائن آف ایکشن ہم اصل میں اپنے ایک سائلوز کے اندر کام کرتے ہیں. اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو میں ایک کونے کے اندر بیٹھ کے اپنا ریسرچ ورک کر رہی ہوں گی, لیکن دنیا بدل گئی ہے, دنیا آپ سائلوز میں سے نکلنا ہے, آپ کا ساری چیزیں ملٹی ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری ہو گئی ہیں. تو اگر میں سائنسز کی بندی ہوں تو جب تک میں سوشل سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے کام نہیں کروں گی کہ ایک سوسائٹی کے اندر کیا انوائرمنٹ کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے, مجھے کامیابی اس طرح افیکٹو کامیابی نہیں ملے گی جس طرح میں حاصل کرنا چاہتی ہوں. میم آپ سمجھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں اثر انداز تو ہو رہے ہیں, نقصان تو پہنچ رہا ہے, پانی کا ایشو ہے, انرجی کا ہے, جنگلی حیات کا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ دیکھیں افیکٹ تو سب ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے لیول پہ چیز ہو رہی ہے, لیکن اس میں زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ خواتین اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت ساری ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ گھر کی ذمہ داری, باقی فیملی کی ذمہ داری, باقی جو ان کا انکم کا لاس ہو جاتا ہے یا ان کی اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں یا ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, اس لیے وہ سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہوتی ہیں. کیونکہ مردوں کا کام جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, عورتوں کا جو کام ہے وہ گھر کے حوالے سے اور پانی اور باقی خوراک اور سب چیزوں کو پرووائڈ کرنا, تو وہ جب لاس ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں, ان کا کام بھی بڑھ جاتا ہے, ان کے لیے مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں اور ان کے لیے اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہماری نہ صرف انسانوں پر ہے بلکہ جتنی بھی کائنات میں باقی چیزیں ہیں ان پر بھی پڑ رہا ہے. اب کرنے کی بات یہ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے, تو اس کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ مل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حکومت کو سول سوسائٹی کے ساتھ اور سول سوسائٹی کو حکومت کے اقدامات کو آگے امپلیمنٹ کرنے میں, ان کے ساتھ مدد کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے. ہم ہمیشہ اپنی مدد آپ کی بات کرتے ہیں تو ہم خود سے اس چیز کو کیوں نہیں آگے لے کر جاتے. میں ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک, ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کا جس میں انفرادی اور جو ادارہ جاتی ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں پورے پاکستان میں اور ایکسپرٹس ہیں. تو اور ہم اکیڈیمیا کے ساتھ مل کر بچوں سے لے کر یونیورسٹی لیول تک اور اداروں کی سطح پر اس پر انفارمیشن ڈسیمینیشن یا جو معلومات ہیں اس کا پھیلاؤ, پھر اس کے مطابق اویئرنیس ریزنگ سیشنز ہم کرتے ہیں, ہم اس کے مطابق تربیت کا کام کرتے ہیں اور خود مل کر ایکشن جس کو کہیں ہم وہ پودے لگواتے ہیں, بچوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں اور پلانٹیشن ڈرائیو یا پلانٹ فار پاکستان کے نام سے ہم ایک کمپین کرتے ہیں. بیسیکلی میں نے یہ دیکھا زیادہ تر چیزوں میں کہ اویئرنیس دینی ہے. اویئرنیس کے لیے میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اس کے کردار اور رول کو کیسے دیں؟ جی دیکھیں, کبھی بھی کوئی چیز آئسولیشن میں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. مثال کے طور پہ آپ کے آرٹیکلز آتے ہیں, ابھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم ڈرائنگ کمپٹیشنز کروائیں گے, ہم اسی طرح آرٹیکل کمپٹیشنز کرا کے اخباروں میں جو بچوں کا صفحہ ہے اس میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے انوائرمنٹلسٹ جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے جو انوائرمنٹ سائنسز کر رہے ہیں, ان کے ہم سیمینارز, ویبینارز, کانفرنسز, آرٹیکلز ان کو لا سکتے ہیں. تو یہ تو پرنٹ میڈیا ہے. اب آپ کا آ جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا. دیکھیں اس میں آپ کے بہت سے ڈرامے اس پر بیس ہو سکتے ہیں. ہم سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں نا, تو یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. ہم اس کو بیس بنا کے کیوں نہیں ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے. پھر اسی طرح آپ کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ سب مل کر, ہم جو سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ مین اسٹریم کریں گے اس ایجنڈا کو تو بالکل ہم اس سے اویئرنیس ریزنگ یا شعور بڑھانے میں, معلومات دینے میں بہت پازیٹیو یا بہت مثبت کردار ادا کیا جا سکتا ہے. جنگلی حیات, انسان بول سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, لیکن جنگلی حیات کو ہم دیکھیں تو وہ بیچارے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. اس کو کس طرح آپ فوکس کر رہے ہیں اور اس کی انوائرمنٹ سے کتنی ان کی تباہی ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟
डेफिनेटली जब आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फॉरेस्ट है उसको आप जो है वहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग सोसाइटीज़, तो आपका जो वाइल्ड लाइफ है और आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। और उसमें जो है हमारा जो ऐसे यूनिक हमारे पास एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स हैं हमारे पास, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो हम जो है और पानी के कई जानवर हैं, कई ऐसी फ़िश हैं, वेल्स हैं जो हम लूज़ कर रहे हैं इस सारे वजह से, क्योंकि और ये डेफिनेटली ये आबी हयात को भी इफ़ेक्ट कर ले, इंसानों के साथ साथ तमाम और जितने भी आप कह लें कि पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जो आबी जानवर हैं, सबको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इनको सेव करने के लिए, चाहे वो जंगली हयात है, हमारे ये पौधे हैं या फिर इंसानी ज़िंदगी है, तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसमें किस किरदार का कितना फ़र्ज़ है, मीडिया का कितना किरदार है और हुकूमतों का कितना रोल है, इसको आप कैसे देखिए इसमें हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, और इवन आपको एक घर के अपने एक एज अ घर में जितने अफराद हैं, एज अ फैमिली भी आपको मिलके काम करना पड़ेगा। रूरल एरियाज़ को भी काम करना पड़ेगा, अर्बन एरियाज़ को भी के लोगों को भी काम करना पड़ेगा। आपका वाटर रिसोर्सेज स्केर्स हो रहे हैं, हम सबको पानी की बचत करनी पड़ेगी, हम सबको जो है अपने तमाम रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, उस सिलसिले में अपने फूड लॉसेस को कम करना पड़ेगा, जो हम इतना सारा फूड वेस्ट करते हैं उसको कम करना पड़ेगा, हमें अपनी ओवरऑल न्यूट्रिशन, अपनी रेजिलियंस, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इस चैलेंज का सामना कर सकें। पाकिस्तान माशाल्लाह पिछले कोई 10 साल से जो एफ़र्ट्स कर रहा है वो अब रंग ला रही हैं। उसमें ये प्लांटेशन जो है, जो बिलियन ट्री या 10 बिलियन ट्री सुनामी का नाम जिसको दिया जाता है, इसका रोल जो है वो बहुत ही अहम है, और दुनिया जो है वो इसको रिकग्नाइज़ कर रही है, दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। बल्कि यूँ समझ लें कि पाकिस्तान को एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है कि अगर किसी ने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान से सीखे। ये जो असरात हैं क्लाइमेट चेंज के, नेगेटिव असरात, ये किस किस चीज़ पे असरअंदाज हो रहे हैं? जो क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट करती है तो सबसे पहला उसका हमला पानी पे होता है। पानी जो है वो बारिश से आपके पास आता है, या ग्लेशियर मेल्ट से आता है, या फिर लोकल आपकी लेक्स हैं, तो पानी जो है उसमें या तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, वो फ्लड की सूरत में आपको नुकसान पहुंचाता है, या फिर पानी कई कई महीने, कई कई साल आता नहीं है, तो उस वक्त आप खुश्क साली से मारे जाते हैं। तो जब पानी की बहुतात होती है तो तब भी आप फसलें आसानी से नहीं उगा सकते, आपकी फसलों को तबाह कर जाता है। जब पानी नहीं होता तो उस वक्त भी आप खेती नहीं उगा सकते, तो उस वक्त फूड सिक्योरिटी आपकी एट रिस्क होती है, पब्लिक के लिए खुराक का बहरान पैदा हो जाता है। तो पानी जो है वो आपको पता है कि इंसान की बहुत अहम ज़रूरत है, और पानी से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। पाकिस्तान में हमारी बिजली की पैदावार जो है वो भी उस वक्त मुतासर होती है जब हमारे पास पानी की शॉर्टेज होती है। जंगली हयात, ये दूसरी बड़ी अहम जो है मखलूक है जो मुतासर होती है। ये जो हमने अपने जंगलात की भी हिफाजत करनी है, जंगली हयात की भी हिफाजत करनी है, तो मौसमियाती तब्दीलियाँ उस पर भी असरअंदाज हो रही हैं। जी बिल्कुल, जो जंगली हयात है ख़ास तौर पे उनका, जैसे कुदरत ने उनके हैबिटेट इंग्लिश में उसको कहते हैं, जो उनकी रहने की साजगार माहौल में जगह है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की बारिश, वहाँ का रहन सहन, जंगल की जो अक़साम हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो ये रहा है कि टेम्परेचर जो है वो उन जगहों का बढ़ता जा रहा है, तो जंगली हयात जो है उन जगहों को छोड़ के तो मुनासिब टेम्परेचर की तरफ मूव करती है।
تو اس طرح سے کچھ تو جنگلی حیات جو بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے وہ بالکل ہی زیادہ ٹمپریچر میں سروائیو نہیں کر سکتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، اور کچھ جو ذرا برداشت کرنے والے جانور ہوتے ہیں وہ پھر ان علاقوں کی طرف مائیگریٹ کر جاتے ہیں جن علاقوں میں درجہ حرارت سازگار ملے، ماحول سازگار ملے۔ تو پاکستان جو ہے، پاکستان میں بھی جنگلی حیات جو ہے اس کو کلائمیٹ چینج کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، اور جنگلی حیات خاص طور پہ ہمارے جو جنگلوں میں رہنے والے جانور تھے وہ بہت اس سے متاثر ہوئے، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی۔ چاروں صوبے گلگت بلتستان، کشمیر، سب میں پانی کا ایشو ہے، اس پہ منسٹری بھی غور کر رہی ہے حکومت پاکستان۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پانی کے ایشو کو حل کرنا کتنا ضروری ہے؟ موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے آثار زمین پہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے 4 سے 5 سالوں میں جو ناردرن ایریا میں خاص طور پہ مختلف ایونٹس ہوئے ہیں، جس میں گلیشیئر لیک کے پھٹنے کے واقعات، اور پھر مونسون سیزن میں ایک دم ٹیمپریچر میں بہت ڈراسٹک قسم کی جو تبدیلیاں ہیں، اس سے ہمیں ایٹ ٹائمز جب کہ پانی کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس پانی کم آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی اس بڑھتی ہوئی زمین پہ ویزیبلٹی جو ہے، اس کے بعد یہ ہم سب کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں پانی کو کنزرو کرنے کے، اور اس کو جہاں پہ پانی اویلیبل ہو اس کو وہیں پہ لوکل آبادی سے میں کس بہتری کے ساتھ ہم کنزیوم کروا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جدید طریقے اور انوویٹو اپروچز کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری منسٹری جو واٹر ریسورسز کی ہے وہ ان کاوشوں میں باقی کی منسٹریز کے ساتھ ساتھ اپنا رول دے رہی ہے، اور ہماری جو نیشنل واٹر پالیسی ہے وہ بہت ہی زیادہ واضح طریقے سے اس کی بات کرتی ہے کہ ہم نے آنے والے کہہ لیجئے کہ جو باقی ریمیننگ 10 سے 12 سال ہیں اس میں ہم نے اپنے بڑے ڈیمز کے ذریعے کم سے کم 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر صورت میں جمع کرنا ہے، تاکہ ہماری فوڈ سیکیورٹی انشور ہو سکے، اور ہمیں جو کہہ لیجئے کہ ہائیڈل پاور ہے اس کے ذریعے ہمیں سستی بجلی بھی فراہم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اریگیشن میں جو پانی کی بہت زیادہ یوز ہم کرتے ہیں، تقریباً 90 سے 92% پانی ہمارا یوز ہو جاتا ہے اریگیشن میں یا ایگریکلچر میں۔ تو ہم نے کتنے کاوشوں کے ساتھ اگر ہم نئی ٹیکنالوجیز کو لا کے ایگریکلچر میں جو پانی کی یوزیج ہے اس کو کم کر سکیں، تاکہ جو پانی بچے وہ ہم ڈرنکنگ واٹر کی طرف اور باقی انڈسٹری کی طرف اس کو یوز میں لا سکیں۔ ناظرین، دنیا کے کسی خطے میں کلائمیٹ چینج ہو یا موسمیاتی تبدیلیاں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسی اس کو اتنا بہتر کر لیں کہ ہم انسانی زندگی کو بھی سیو کر سکیں، اور پھر ہمیں اس کے لیے جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اس کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہوں، تاکہ ہم اپنی کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلیوں کے مقابلے میں اپنی پالیسی کو بہتر کر سکیں۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، ماہرین بھی موجود ہیں، لیکن اب اداروں کے ساتھ ساتھ سب لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس نگہانی آفت پہ قابو پا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اسلام آباد سے دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔